तो आपका जोन 1 कनाडा, रशिया और यूके है। इसमें से आपका एक कनाडा ज्यादा पूछा है क्योंकि कनाडा की जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो जिन कंट्रीज की आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी स्ट्रांग है ना, इंडिया की सीडीएस को जो है कोई स्ट्रांग रेगुलेटरी एजेंसी नहीं मानी जाती वर्ल्ड में। जापान की, यूएस एफडीए, ये जो है ये स्ट्रांग एजेंसी है। ठीक है, इसमें आपका जर्मनी भी आता है। नेक्स्ट, जोन 2 में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और चाइना, ये सारे आपके जोन 2 में आते हैं। चाइना का पूछे जाने का चांस है, याद रखना आप लोग इस बार। चाइना, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जोन 3 अभी तक कोई पूछा नहीं गया इससे। इराक, जॉर्डन, ये आपका मेन रहता है। नेक्स्ट है आपका जो है जोन 4। जोन 4 में आपका इंडिया है, मतलब ऑलमोस्ट आपकी एशिया वाली जो कंट्रीज है, इंडिया, श्रीलंका, ब्राजील, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे आपके जोन 4 में आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना एक बार कि खासकर इंडिया का और आपकी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है जिनकी रेगुलेटरी एजेंसी स्ट्रॉन्ग है। चाइना पे थोड़ा सा चांस है कि वो पूछ सकते हैं जोन 2। तो यूएस, जापान, चाइना जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो जोन 2 में। 1 में आपका कनाडा, रशिया और यूके है, जहाँ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद Q3 है। Q3 आपकी जो है वो आपकी इम्प्योरिटी को लेके है। ठीक है, इसमें आप कुछ याद रख सकते हो, कुछ नहीं रख सकते हो। इसमें आप एक ये याद रखना, Q3C R7 और Q3C R8, इसमें क्या है, गाइडलाइंस फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट। अब रेजिडुअल सॉल्वेंट्स क्या होता है, जैसे आप कोई ड्रग का एक्सट्रैक्शन करते हो बेंजीन में, तो जब आपकी ड्रग एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो उसमें बेंजीन के ट्रेसेस बच जाते हैं। तो वो कितने अमाउंट में बचते हैं, वो आप उसको रेजिडुअल सॉल्वेंट बोल देते हो। तो बेंजीन की जगह आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, टोल्यूइन ले लो, ये सारे आपके इम्प्योरिटीज में आते हैं। तो ये दो आपका इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल सॉल्वेंट वाले। ठीक है, Q3 आप याद रखना कि इम्प्योरिटी को लेके है। ठीक है, अब क्लास 1 सॉल्वेंट जो है जिनको अवॉइड करना चाहिए, जो आपकी ये रेजिडुअल सॉल्वेंट है, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 वो है जिनको अवॉइड करना चाहिए, जो कि कार्सिनोजेनिक है ह्यूमन के लिए और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। ठीक है, क्लास 2 जिनका यूज लिमिटेड हो। ठीक है, जो मतलब एनिमल्स में हमारे पास कोई ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में जो है वो टॉक्सिक कोज कर सकते हैं, टेरेटोजेनेटिक हो सकते हैं। जैसे आप ड्रग बोल देते हो थैलिडोमाइड, वो भी आपकी टेरेटोजेनिक थी। अब यहाँ पर जो टेरेटोजेनिसिटी कोज कर रहा है वो सॉल्वेंट कोज कर रहा है। ठीक है, अभी आपका एक केस हुआ था सिरप वाला, गैम्बिया एक आपकी कंट्री है वहां पर, जहां पर आपके 54 बच्चे, इंडिया में एक कंपनी है, मध्य प्रदेश में एक कंपनी थी, वो सिरप बनाती थी, तो उसका सॉल्वेंट ही खराब था, उसके सॉल्वेंट का ऑक्सीडेशन हो गया था, जिस वजह से 54 बच्चे जो हैं गैम्बिया में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इंडिया में बनने वाली ड्रग रेगुलेटरीज एजेंसी अगर ठीक से चेक करने लग जाए तो पास नहीं होंगी कभी भी। ठीक है, क्लास 3 सॉल्वेंट जो है जिन्हें हम ज्यादा यूज करते हैं, जिनका टॉक्सिक लो है। ठीक है, और इनको हम ज्यादा, मतलब अगर आप 50 mg पर डे भी कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कोज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्लास 3 सॉल्वेंट जो है वो यूज करते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट Q4 आपका फार्माकोपिया से है। अब याद नहीं हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगा आप लोग याद 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 करो, सिर्फ Q4 याद रख लेना कि आपका फार्माकोपिया से है। ठीक है, कुछ भी इससे रिलेटेड आए तो आप Q4 वाला ही देखना कि फार्माकोपिया का है। Q1 के आपके सब पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। Q2, Q3 का आप जो है रेजिडुअल सॉल्वेंट वाला याद रख लो। Q4 आपका फार्माकोपिया है। Q5 इंपॉर्टेंट है कि आपका बायोटेक्नोल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। तो 5A जो है वो आपकी वायरल सेफ्टी देखता है कि उसमें किसी वायरस ने तो अटैक नहीं किया हुआ है जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, 5B आपका देखता है जो आपके RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाए हुए प्रोडक्ट है। जैसे आपका क्या हो गया, इंसुलिन हो गया, इराइथ्रोपोइटिन हो गया, ठीक है, टीपीए हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो 5B में उनका एनालिसिस किया जाता है। 5C में उनकी स्टेबिलिटी चेक की हम जो है स्टेबिलिटी चेक करते हैं।
5D आपका इंपॉर्टेंट है। 5D में क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इनका करेक्टराइजेशन चेक करते हैं। करेक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि कितने बैच बन रहे हैं और कितने बैचेस में क्या क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि आप अगर बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, ठीक है, तो हम उसमें वो चेक करते हैं। QE में वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि उसमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं, हम वो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है Q5 क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। 5A हम वायरल सेफ्टी देखते हैं। 5B जो हमने RDNA वाले प्रोडक्ट है उनका एनालिसिस करते हैं। 5C स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। 5D उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें और क्या चेंजेस आया। 5E उस चेंज का हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका Q5 है। Q6 स्पेसिएशन का है, इसमें आपका API जो है API की टेस्टिंग कर दी, कोई रॉ मटेरियल है उसकी टेस्टिंग, वो आपका Q6 स्पेसिफिकेशन का है, ठीक है। Q7 आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर API के लिए है, ठीक है। Q8 आपका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए। अब जब आपका प्लांट है, ठीक है, आपने मान लो DRA में एम फार्मा कर ली, आप किसी प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो US FDA आने वाला है प्लांट का जो है इंस्पेक्शन के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस टाइम पे सेट हो जाती है कि वहां पर जो भी प्रोसेस चल रही है वो आपकी ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जो DRA ड्रग रेगुलेटरी अफेयर या ड्रग रेगुलेटरी अफेयर के जो ऑफिसर्स हैं, उनका काम यही है कि प्लांट में क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट चल रहा है तो वो आपका ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले। पूरा आपका ये जो प्रोफाइल है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर की, ये पूरी आपकी जो है बेस ICH गाइडलाइंस पे है। ये आपकी 400 पेज की एक बुक होती है ICH गाइडलाइंस, जिसको आपको टिप्स पे याद आपको करना होता है। जब आप अच्छी हायर पोजीशन पे चले जाते हो इतने साल काम करने के बाद, तो आपको ये वैसे ही याद हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा Q11 12 13 14 इसको आप छोड़ सकते हो, 10 तक बहुत है, इससे मुश्किल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी में हम कार्सिनोजेनेसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, पहले इसमें रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी इंक्लूड नहीं था, बाद में किया गया क्योंकि बहुत सारे मेल्स में जो है इनफर्टिलिटी कोज हो रही थी बहुत सारे ड्रग्स, ठीक है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया कि हम, अब आप देखो कोई भी आप ड्रग लोगे ना, उसकी आप सेल लाइन पे या सेल कल्चर पे आप पहले उसकी स्टडी करते हो। मान लो आपने रिप्रोडक्टिव सेल ले लिए, तो वहां पर आप चेक करोगे, या आपने लेडिक सेल ले लिए, लेडिक सेल आपके होते हैं जो स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेडिक सेल्स में हम चेक करेंगे कि ये लेडिक सेल्स के ऊपर ड्रग्स क्या इफेक्ट आ रही है। तो कार्सिनोजेनेसिटी आप लीवर कैंसर सेल में चेक कर लो, या आप जो है पेनक्रियास कैंसर सेल लाइन में चेक कर लो, ठीक है, या आप हैला में कर लो अगर आपको सर्विकल कैंसर देखना है किसी फीमेल में कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी गाइडलाइंस है, ये इंपॉर्टेंट है S1 S2 S3, ठीक है। S1 कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी, S2 जीनोटॉक्सिसिटी, S3 फार्माकोकाइनेटिक एंड टॉक्सिकाइनेटिक्स, ठीक है। तो ये तीन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपको S4 भी याद रह जाए, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इन एनिमल्स, तो ये भी आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आपकी गाइडलाइंस S1 से S9 है। S9 में आपकी एंटी कैंसर के लिए कि किसी ड्रग का कोई एंटी कैंसर इफेक्ट है या नहीं, वो आपकी S9 में। S1 कार्सिनोजेनेसिटी, S2 जीनोटॉक्सिसिटी, S3 फार्माकोकाइनेटिक टॉक्सिकोनेटिक, S4 आपका क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। तो ये चार आपके लिए बहुत है, आपको जितनी याद रह जाए उतना आपके लिए बेटर है, उतने आपके चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन ठीक होने के, ठीक है। नेक्स्ट है एफिकेसी। एफिकेसी भी आपका E1 टू E9 हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। E1 क्लिनिकल सेफ्टी ड्रग्स इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। E2 ये आपका E2A से E2F जो आपका फार्माको विजिलेंस है। E3 क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। E4 आपका डोज रिस्पॉन्स और E6 आप ये ध्यान रखना, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP, ये आपका E6 में आता है। तो आपको GMP कहीं दिखाई दे
जीसीपी दिखाई दे, जीएलपी दिखाई दे, तो इसकी आप एक बार गाइडलाइंस देख लेना कौन सी है। ठीक है, तो E1 क्लिनिकल सेफ्टी, E2 फार्माकोविजिलेंस, E3 क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, E4 डोज रिस्पॉन्स और E5 गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, आप इतना याद रख लो बहुत। नेक्स्ट मल्टी डिस्प्लिनरी, इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक याद रखोगे बस, M4, और आप याद रख लो M6, बस M4 इंपॉर्टेंट है। M4 को हम बोलते हैं CTD, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब ये होता क्या है, जब आप IND फाइल करते हो, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइंड करते हो, तो उसी के साथ आप एक CTD फाइंड करते हो। CTD में क्या है कि आप ड्रग को किस तरीके से बना रहे हो, कौन से एक्सिपिएंट यूज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा ड्रग का यील्ड कितनी आ रही है, आपने रॉ मटेरियल कौन से यूज किए, वो सारा आपका कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आता है, उसको आप CTD बोलते हो, ये आप याद रखना। जीन थेरेपी आई थिंक आपको मैंने पढ़ा दिया है, एक्स विवो इन विवो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, CTD कई बार पूछ लिया जाता है, कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, CTD। ठीक है, तो ये आपके आई थिंक इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट का मैंने ये पार्ट कवर करा दिया। मैं आपको